जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और आप देख रहे हो सारथी बैंक, जिसमें हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और करते हैं। वो काफी सेशन हो भी चुके हैं। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट ग्रुप डी का, जो 3 अक्टूबर 2018 में हुआ था। फर्स्ट पार्ट हो चुका है इसका, तो आप नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जल्दी से जाकर फर्स्ट पार्ट देख लो। अब आज सेकंड पार्ट की बात करेंगे। मैथ के क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन पहले पार्ट में करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चन आज करवाने वाला, तो कुल आज 14 क्वेश्चन है लगभग। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से शेयर कर दो और धूम मचाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा, किसी भी संख्या के लघुत्तम समापवर्तक का न्यूनतम मान दी गई संख्या के गुणनफल से होता है हमेशा बड़ा, हमेशा छोटा, हमेशा बराबर, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो, इनने कहा कि जो एलसीएम हो, एलसीएम या तो हमेशा दोनों संख्या के गुणनफल तक बड़ा होगा या छोटा होगा या उनके बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। एलसीएम जो अगर एक्स वाई दो संख्या है, आई बात समझ में, तो क्या होगा, या तो बड़ा हो सके या तो बड़ा होगा, या तो हम फिक्स नहीं कर सकते। जैसे 7 और 4 का ले लिया, 7 और 4 का एलसीएम कितना बेस्ट है, 7 चौक 28, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर भी हो सके। लेकिन मैंने 6 और 4 का एलसीएम ले लिया, 6 और 4 का एलसीएम कितना बैठेगा 12, लेकिन अगर इनकी गुणा करें तो 6 चौक 24 आवेगा। एलसीएम कितना बैठेगा, एलसीएम बैठेगा 12। इसका मतलब या तो संख्या के बराबर हो सके या संख्या से छोटा हो सके, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, या तो संख्या के बराबर होगा या छोटा होगा। ऐसा ऑप्शंस कोई भी नहीं दे रखा। हमेशा बड़ा नहीं कह सकते, हमेशा छोटा नहीं कह सकते, यहाँ छोटा है बराबर भी हो सके, हमेशा बराबर नहीं कह सकते, तो इनमें से कोई नहीं। या तो एलसीएम संख्या के गुणनफल से छोटा होगा या संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। आई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन आपका देखो क्या है। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? चतुर्भुज ए बी सी डी। एक कोई चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त बना दिया। इस चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है। आई बात समझ में। तो एक चतुर्भुज बना दो ए बी सी डी। क्या बना दिया? एक चतुर्भुज ए बी सी डी। आपका एक चतुर्भुज बना दिया और इसके अंदर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी? आर। इसके अंदर एक वृत्त खींच दो, त्रिज्या कितनी है? आर। इस तरह का बनागा ना, एक वृत्त बना दो सोना सा। आई बात समझ में। तो इसकी त्रिज्या आपकी होगी आर। त्रिज्या इसकी आर है। डी त्रिभुज डी ए बी। कौन सा? डी ए बी। ये डी ए बी और बी सी डी के द्विभाजक वृत्त को क्रम से देखो, डी ए बी, डी ए बी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये त्रिभुज चतुर्भुज हो गया आपका ए बी सी डी। तो आपका क्या बोल दिया? डी ए बी। डी ए बी का समद्विभाजक, यानी कि जो ए एंगल है इसका समद्विभाजक हमने खींच लिया, ये खींच लिया। आई बात समझ में। और बी सी डी, बी सी डी, इसका समद्विभाजक हमने क्या खींच लेंगे? इसका समद्विभाजक ये खींच लेंगे हम। ये क्या कहाँ कट कर रहे? एक्स और वाई पे, यानी कि ये वृत्त को यहाँ एक्स पे और ये वृत्त को यहाँ वाई से पे आपको काट रहे। आई बात समझ में। वृत्त को एक्स और वाई पे काट रहे। तो आपसे पूछ लिया सीधी रेखा एक्स वाई की लंबाई क्या होगी? इस एक्स वाई की लंबाई बताओ। अब क्या हो गया? वृत्त की कोई परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या हो जा? इसका व्यास हो जाएगा। तो एक्स वाई हमेशा क्या होगा? एक्स वाई वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास। तो नॉर्मल सी बात है, अगर चतुर्भुज बनेगा और चतुर्भुज के दो एंगल का समद्विभाजक खींचेंगे
तो जो वे जहां एक दूसरे को काटेंगे समद्विभाजक, अगर उन दोनों बिंदुओं को x और y को मिला दिया तो क्या बनेगा, वर्त का व्यास प्राप्त होगा। तो 2r आ जाएगा इसका आंसर, 2r इसका आंसर आ जाएगा 2r। आई बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किरण एक 90 मीटर लंबे तरणताल में तैरती है। 90 मीटर लंबा एक तरणताल यानी कि क्या है, तरणताल स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल पे तैर रही और वो उसके एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर और सीधी मार्ग पर वापस आकर 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी को 2 बार तय करती है। इसका मतलब 2 मिनट में आपकी 360 किलोमीटर की दूरी तय करे, 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी। और ये क्या कर ली इसने, 2 बार कर ली। तो 2 बार जाने में 4 मिनट लगी ना, 4 मिनट में 360 मीटर की दूरी प्लस 360 कितने की कर ली, 720 मीटर की दूरी तय कर ली। अब हमें चाल बतानी मीटर प्रति सेकंड में। तो 720 बटे 4 मिनट में 4 की गुना कर दो 60 तय। तो ये क्या आ गया, 4 गुना 60 सेकंड। आई बात समझ में। तो आंसर कहीं आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। 0 था 0 कट गई और तो 12 6 72, 12 आ गया और 12 4 सा काटा तो 3 मीटर प्रति सेकंड। 3 मीटर प्रति सेकंड आपका इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। X एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और Y समान कार्य को उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सके। यदि वे एक साथ कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बेजा आसान क्वेश्चन। X और Y है, एक 8 दिन में पूरा कर रहा है, एक 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो काम कितना हो जाएगा, टोटल मान लेंगे 40। तो ये एकांक समय में 5 काम कर रहा है, इकाई समय में 4 काम कर रहा, ये इकाई समय में 4 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9। तो 40 बटे 9 समय लगागा। 9 चौक 36, 4 सही 4 बटे 9, 4 सही 4 बटे 9 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह गया, एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां है। एलिगेशन लग जगह, 28 तो लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं और इनका जो माध्य है, अंकों का जो समांतर माध्य है वो 12.5 और लड़कियों का जो है वो 14.5 है। तो एक तरफ तो लिख लो बॉय और एक तरफ लिख लो गर्ल। आई बात समझ में। तो लड़कों का कितना माध्य है, 12.5, लड़कियों का कितना माध्य है, 14.5, और इनके बीच में वैल्यू आएगी जो टोटल पूरी क्लास का माध्य होगा वो 13.1। तो इनकी संख्या बतानी। अब देखो एलिगेशन लगा दो, 14 5 13 1, कितना अंतर आ गया, 13 और 1 14, 1.4 का अंतर आ गया। इसमें कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, तो 0.6 का अंतर आ जाएगा। इसका मतलब पॉइंट था, पॉइंट काट गया। इनका अनुपात कितना हो गया, 2 7 14, 2 3 6, 7 3 का अनुपात आ गया। अगर लड़के 7 है तो लड़की 3 होगी, लेकिन इसने दे दिया कक्षा में 28 लड़के हैं, मेरे हिसाब से 7 लड़के हैं, तो मैं कह सकूं आपकी 7 यूनिट कितने के बराबर होगी, 28 के बराबर होगी। तो 1 यूनिट होगी 4 के बराबर। तो क्लास में कितने यूनिट बच्चे थे, 7 और 3 10 यूनिट बच्चे थे। तो क्लास में कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, 10 यूनिट बराबर हो जाएगी 40 के। तो कक्षा में कुल 40 स्टूडेंट होंगे। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, तो जल्दी से कोशिश करो ऐसा करने की और धूम उठा दो। एग्जाम को पास करने वाले एक का क्वेश्चन करवाऊंगा आपके 25 से 30 क्वेश्चन जो ग्रुप डी में है सारे के सारे सोल्व करवा रहा, तो आप भी इसी तरह सोल्व करोगे, मेहनत तो करो। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्यक्रम जबरदस्त के दर्शकों के, एक कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है, जबरदस्त नाम है, टाइटल है कार्यक्रम का। उसमें दर्शकों का 1/8 भाग तो बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं आपके, चाइल्ड कितने हैं, दर्शकों का 1/8 भाग, यानी कि अगर 8 दर्शक है, हमेशा हर क्या हो या हो बेस वैल्यू, इसे आप बेस वैल्यू मान सको। इसका मतलब अगर 8 है टोटल दर्शक तो 8 में से 1 बच्चा है। 8 जागतों में 8 दर्शकों में 1 बच्चा है। आई बात समझ में। और दर्शकों के 2/5 पुरुष है। जो मेल है, मेल कितने हैं, 2/5। अगर 5 दर्शक है तो उसमें तो 2 पुरुष है।
शेष महिला है। अब देखो यहाँ तो मैं कह रहा 5 दर्शक में था 2 मेल है, यहाँ कह रहा 8 दर्शक में था 1 चाइल्ड है। इसका मतलब दर्शक फिक्स नहीं है। यहाँ मैं 8 कह रहा, यहाँ 5 कह रहा, तो इनका एलसीएम ले लो 40 कह सकूं, क्योंकि वो 8 से भी कट जाए 5 से भी आसान पड़ जाए, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। शॉर्ट मेथड है, इसलिए आपको इस तरह करना पड़ेगा। जो ये आपका हर है बेस वैल्यू हो, तो इनका एलसीएम ले लो। तो दर्शक कितने हो जाएंगे, दर्शक आपके हो जाएंगे 40। एलसीएम ले लिया 8 और 5 का, तो चाइल्ड कितने हो जाएंगे, चाइल्ड जिसे बच्चे कह दे, बच्चे कितने हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे 1/8। 40 का 1/8 कितना हो, 5, तो 5 आपके बच्चे हो गए। मेल कितने हो गए, मेल आपका हो गया 2/5, तो 40 का 2/5 कितना हो जाएगा, 5 40, 8 दूनी 16 आपके आदमी हो गए, 5 आपके बच्चे हो गए। तो औरत कितनी होगी, फीमेल की अगर बात करें टोटल 40 थे, तो 6 और 5 11, 21 तो आपके मेल और बच्चे हो गए। तो फीमेल कितने हुए, 21 में 40 करना तो कितने हो गए, 19। आई बात समझ में, 19 हो गया आपके फीमेल। अब क्या पूछा, कार्यक्रम में दर्शकों की कुल संख्या बताइए। यदि महिला 380 है, तो मैं क्या कह सकूं, महिला 380 कह दिया उनने। लेकिन आप कहोगे जी आपने तो 19 यूनिट कहा, तो आ जाओ अखाड़े में आ जाओ, यूनिट मेथड लगा दो। 19 यूनिट है 380 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 19 दूनी 38, 1 यूनिट 20 के बराबर हो जाएगा। दर्शक मान्य आपने 40 यूनिट, तो 1 यूनिट 20 के बराबर, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 गुना 20, तो 4 दूनी 8, 800। तो टोटल दर्शक कितने हो गए आपके, 800 टोटल दर्शक हो गए। मौज आगे आगे क्या मौज। अब अगला क्वेश्चन देखो, यदि 2 जलदुआर ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, जलदुआर का मतलब है पाइप, जही में तो जलावे, आपके निकलने का जो द्वार हो तो वो क्या हो जाएगा, आदमी के निकलने का द्वार गेट। तो जलदुआर का मतलब क्या हो जाएगा, पाइप का छेद, जो पाइप का छेद है उसे ही तो जलदुआर बोल लोगे। तो थोड़ी सी हिंदी भी पढ़ लिया करो, मैथ में जरूरी हो जा। तो 2 जलदुआर है ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, तो जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी एक साथ काम करेंगे तो 6 घंटे में भर दे। और इसने कह दिया जलदुआर ए जलाशय बी की तुलना में 5 घंटे तेज है। इसका मतलब ए क्या है, अगर बी x घंटे में भरे तो अगर बी ए x घंटे में भरे तो ये तेज है, तो ये x - 5 में भरेगा, ये x + 5 में भरेगा। आई बात समझ में, क्योंकि ए क्या है, जलदुआर ए जलाशय को जलदुआर बी की तुलना में 5 घंटे अधिक तेजी से भर रहा। जो ए है तेजी से भर रहा तो समय तो कम लेगा, 5 घंटे तेजी से भर रहा, इसका मतलब 5 घंटे कम लेगा। 5 घंटे अधिक तेजी से बढ़ता है, इसका मतलब जो तेज वाला है वो कम लेगा। आई बात समझ में। तो अगर यू एक्स लेगा तो बी ज्यादा समय लेगा, एक्स प्लस के 5 लेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो इस तरीके से हम करने वाले नहीं, एलसीएम एक्स प्लस के 5 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, भाग दे देंगे, 6 के बराबर रख लेंगे, क्वेश्चन पड़ेगा बड़ा, द्विघात समीकरण बनेगी। लेकिन यहाँ हम किस लिए बैठे, आपका क्वेश्चन स्मार्ट वर्क से करना, यानी कि आसान बनाना। तो आप ऑप्शंस उठा लो, क्या उठा लो, ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या कह दिया, जब दोनों मिलकर करें तो 6 घंटे लगे, और आपको पता है एक 5 घंटे कम ले। तो क्या पूछ लिया, जलदुआर को जलाशय को भरने में कितने घंटे लगते हैं, जलदुआर तेज जलदुआर को। तो तेज जलदुआर अगर कितने घंटे लेगा, 5 घंटे मान लो, हालांकि 5 इसका आंसर नहीं है, 5 घंटे तेज वाला भरे ले, तो मंदे वाला कितना लेगा, 5 घंटे ज्यादा 10 घंटे लेगा। इनका एलसीएम 50 आ गया, 5 दाम के 50, 10 पंजू 50, तो 50 को 15 तक भाग देगा, 6 आना चाहिए, नहीं आता, तो 5 तो हो नहीं सकता। ये तेज वाला मान लो आप 10, यानी कि तेज वाला 10 घंटे में भरे, तो मंदे वाला तो और कम में भरेगा। मंदे वाला 5 घंटे ज्यादा लेगा, 15 में एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, 10 छिंगा 60 और 15 चौका 60, 30 भी ले सको आप, इसका भी हो जाएगा। खैर कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 यूनिट मिल गया भर रहे, टोटल भरना 6, तो 6/10 कितना आ गया, 6 घंटे आ गया, 6 ही घंटे आना था आपका। इसका मतलब ऑप्शन 10 सही हो गया। आप एलसीएम जरूरी नहीं है, एलसीएम ही लो,
ठीक। वैसे एलसीएम तो 30 आवेगा आपके, जो एकदम मन माजा वो ले लो, दोनों तक कटना चाहिए। आई बात समझ में? 30 लोग अगर यहाँ, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2, तो 5 यूनिट काम होगा। 30/5 फिर भी 6 ही आवेगा। आई बात समझ में? तो 6 घंटे ही कह रहा है, 6 घंटे ही हमारा आंसर आ गया। तो भाई ऑप्शन जाएंगे, ज्यादा वाला कितने घंटे में भर देगा? 10 घंटे में भर देगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बेजा बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा आपको लैंग्वेज में पढ़ा भी दिखाई देगा, तो इतना मैं पानी पीऊँ, ढंगता आप पढ़ लो, इसे करने की कोशिश करो। ढंगता आप इसे पढ़ो और करने की कोशिश करो। तब तक मैं पानी पी लूँ, फिर जबरदस्त तरीके से आपको इसे समझाने वाला। बड़ी बात। तो क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक आदमी ने 480 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में पूरी करी। इसका मतलब वो 480 किलोमीटर दूर गया कहीं से, वो 4 घंटे में गया, 4 घंटे में गया। तो एक और बात कह दी, जो इनने 480 किलोमीटर की दूरी है, या उसने ट्रेन था और हेलीकॉप्टर से और ट्रेन से यात्रा करी, ट्रेन से और हेलीकॉप्टर था आंशिक रूप से। और ये बताया नहीं कि ट्रेन से कितनी यात्रा करी, हेलीकॉप्टर से कितनी यात्रा करी। लेकिन इसी के साथ ये कह दिया, अगर वो ट्रेन से यात्रा ना करके हेलीकॉप्टर से यात्रा करे, अगर उसे क्या पता जल्दबाजी हो, उसका फेरा फेरन वाले आ रहे हो, उसका उस रिश्ता लेकर आ रहे हो, तो जल्दबाजी तो थी, जल्दी जाना था। तो इसका मतलब वो गया हेलीकॉप्टर से, और उसने कितने घंटे बचा लिए? 2 घंटे पहले पहुंचता है, यानी कि 4 घंटे लगे थे उसे कुल, तो अब लगे उसे 2 घंटे। इसका मतलब 480 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में कवर कर ली। तो 140 वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा हेलीकॉप्टर की होगी स्पीड। ऐसा लिख लूं, क्योंकि उसे 2 घंटे लगे। अगर हेलीकॉप्टर से सारी दूरी तय करे तो 2 घंटे बचा ले, कुल लग रहे थे 4 घंटे, 2 घंटे बचा लिए। इसका मतलब 2 घंटे में पहुंचा हो हेलीकॉप्टर से। 240 किलोमीटर प्रति घंटा हेलीकॉप्टर की स्पीड होगी। एक और बात कह दी, या जो समय बचा वो ट्रेन से यात्रा करने में लगे 4/5 समय की बचत होती है। यानी कि जो ट्रेन से समय लगा उसका 4/5 यूनिट जो है, 4/5 यूनिट की वो बचत कर ला। और बचत कितने की करी? 2 घंटे की। तो मैं कह सकूं 4/5 यूनिट बराबर है 2 घंटे के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 5 दूनी 10/4, 2.5 घंटे के। इसका मतलब ट्रेन से उसे कितना समय यात्रा करी? ट्रेन से उसने 2.5 घंटे यात्रा करी। लेकिन ट्रेन की हमें स्पीड का नहीं पता, हेलीकॉप्टर की का तो पता आपको होगे बिल्कुल। तो देखो, जब 2.5 घंटे तो उन्होंने ट्रेन से यात्रा कर ली, कुल्लू से 4 घंटे लगे थे, तो हेलीकॉप्टर से कितने घंटे यात्रा की रही? हेलीकॉप्टर से कितने घंटे यात्रा करी? 4 माइनस के 2.5, तो 1.5 घंटा उसने हेलीकॉप्टर से यात्रा करी। जब हेलीकॉप्टर की स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1.5 घंटे में कितना चला जाएगा? 240 गुना 1.5, यू पॉइंट काट के या 0 कट जाएगी। ठीक, अगले में देखो, तो इसे मैं 24 गुना 15 भी लिख सकूं, पॉइंट कट के 0 कट गई, तो 15 चौका 60 हासिल लगे 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 किलोमीटर तो हो गया कहीं था हेलीकॉप्टर से। तो ट्रेन तक कितना जाएगा? ट्रेन से जाएगा 480 माइनस 360। इसका मतलब 120 किलोमीटर की यात्रा उसने ट्रेन से करी। 120 किलोमीटर की यात्रा उसने ट्रेन से करी। तो आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 120 किलोमीटर की यात्रा उसने ट्रेन से करी। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन बेजा आसान। क्या बोल दिया? ए और बी का अनुपात दे दिया। ए एंड बी का जो रेशियो है वो कितना दे दिया? 32 और 35, 32 अनुपात 35। लेकिन जो बी और सी का रेशियो है, बी एंड सी का रेशियो जो है वो 21 और 32 है। 21 और 32 है। देखो, यहाँ बी 32 है और यहाँ भी कितना है? यहाँ भी 35 है और यहाँ भी 21 है। यहाँ भी है 21, पहले वाला है ना, यहाँ भी है 35। इसका मतलब तो हमें बराबर करना पड़ेगा।
तो 35 और 21 का एलसीएम ले लोगे, 7 पंजे 35, 7 तिये 21। इसका मतलब एलसीएम लेने के लिए इसमें तो कर लोगे, देखो 7 पंजे 35 हो, 7 तिये 21 हो। अगर इन्हें बराबर करना तो 3 की गुणा यहाँ कर लो, 5 की गुणा यहाँ कर लो, तो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस अनुपात में तो आप 5 की गुणा कर लो, इस रेशियो में आप 3 की गुणा कर लो। आई बात समझ में? इस रेशियो में आप 3 की गुणा कर लो। अब आपसे पूछा ए एंड सी का अनुपात, ए एंड सी का, जब सी ए में 3 की गुणा होगी, 3 दूनी 6 और 3 दिए 9, 96 हो जाएगा। ए एंड सी का पूछा ना, जब सी में 5 की गुणा होगी, इसमें 5 की गुणा होगी, 5 दूनी 10, 5 ते 15 1 16, तो 96 अनुपात 160 आ जाएगा। लेकिन ये आपका कट भी तो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल 4 से विभाजित कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 अनुपात 40 आ गया। आप फिर 4 से काट लोगे, आपको होगा 8 से भी काट लो, 8 ते 24, 8 पंजे 40, तो आपका रेशियो कितना आ गया? 3 अनुपात 5 आपका अनुपात आ गया, 3 अनुपात 5 इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में? अगर ये अनुपात समानुपात आपका बराबर करने नहीं आते तो एक योद्धा बेंच बना रखा, बहुत आसानी से धीरे धीरे हम चल रहे। सुबह 9 बजे योद्धा बेंच की क्लास देखो, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में योद्धा बेंच मैथ क्लासेज है, नंबर सिस्टम चल रहा, पूरे 35-40 दिन तक चलेगा, तो उसे पूरा कवर कर लो, आपकी 50% मैथ कंपटीशन का वहां से क्लियर हो लगा। आई बात समझ में? तो अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि नंबर सिस्टम क्या हो, आपकी मैथ की जड़ हो, नंबरों से खेलना सीख जाओगे। मैथ ऑफ मैजिक, मैं बोल लग रू नंबर सिस्टम को मैथ ऑफ मैजिक, तो नंबरों से अगर आप खेलना सीख गए तो नंबर का ही खेल है मैथ में, तो आप मैथ से खेलना सीख जाओगे, उसकी भाषा पढ़ो लगोगे। एक और बात, किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसे समय देना पड़ा है। आप अपने गर्लफ्रेंड को भी तो समय दो, तो किताबों को भी थोड़ा समय दो। अगर आपका झगड़ा कब बने? जब समय कम होने लगे। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो झगड़ा कब बनेगा? झगड़ा बनेगा जब आप एक दूसरे को समय ना दोगे। इसी तरह आपका किताबों का झगड़ा, अगर उन्हें समय नहीं दोगे तो वे आपको अपनी बात खुल के नहीं कहे। अगर उन्हें समय दो लोगोगे तो उनकी भाषा आप समझ लोगे, किताब से बात करना सीख जाओगे। और अगर आप किताब से बात करना सीख गए, अगर आपने उनसे दोस्ती कर ली, तो आपकी सफलता को रोकने के लिए, आपकी उड़ान को रोकने के लिए कोई आपसे बड़ा नहीं है, कोई आपकी उड़ान को नहीं रोक सकता। तो जितना हो सके थोड़ा समय दो, जितना हो सके समय दो किताबों को। वो देखो आपको पुटअप कितना देंगे, रिजल्ट उससे 2 गुना आपको देंगे, उससे 2 गुना प्यार मिलेगा किताबों से आपको, उससे 2 गुना समृद्धि मिलेगी आपको, जितना आप किताबों को समय दोगे। तो थोड़ा समय दो, उनकी भाषा सीख जाओगे। जब तुम किताबों की भाषा सीख जाओगे, जब गणित की भाषा सीख जाओगे, चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करोगे। दिमाग में एक बार क्वेश्चन बैठे पीछा नु कह रहा समझ में आए, 85% सोल्व हो रहा है, ले 20% बचे। अगर दिमाग समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नहीं होना। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन होने के पूरे चांस है। आई बात समझ में? तो अगला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा और इसमें दे दिया, खिलौनों से कंपनी को सबसे अधिक आय प्राप्त हुई, किस खिलौने से? 45% आय सबसे बत्ती से खिलौने से कौन से था प्राप्त हो रही? म्यूजिकल टॉयज थे। तो जो म्यूजिकल टॉयज है उनसे आय उसकी सबसे बत्ती प्राप्त हुई, तो इसका आ जाएगा दूसरा ऑप्शन म्यूजिकल टॉय। अगला देखो, स्क्वायर वर्गमूल बताना आपको। वर्गमूल की बोला हमें ट्रिक नहीं पढ़ाई मैंने, कुछ ही दिनों में ट्रिक पढ़ाने वाला। 14,161 का वर्गमूल बताना, 14,161 का वर्गमूल बताना। तो 14,161 का वर्गमूल ये है। सबसे पहले ये 2 अक्षर देख लो, एक कहीं कहीं के वर्ग में आवेगा। देखो 1 का वर्ग करेंगे उसके में भी 1 आवेगा, 9 का वर्ग करेंगे उसके में भी 1 आवेगा। इसका मतलब चाहे तो लास्ट में 1 आना, चाहे लास्ट में 9 आना। अब आपके 2 अंक तो ये हो ही गए। इन 2 अंक को देखो किसके पास है। आप कहोगे 12 12 144, तो 12 और 11, तो 11 से तो ये बड़ा 12 के पास है, 12 12 144, लेकिन 12 के पास तो है 12 का वर्ग 144 हो, लेकिन इससे ज्यादा बैठ जाएगा। इसका मतलब आना तो आपका 11, लेकिन अगर बड़े वाली संख्या के पास है तो बड़े वाली संख्या, अगर छोटे वाली संख्या के पास है तो 111 आपका आंसर आ जाता। लेकिन ये 12 के पास है तो आपका कितना आ जाएगा? 119 आपको आंसर आ जाएगा। 12 के पास है लेकिन 12 था तो छोटा है, 144 से तो छोटा है, तो आना तो 11, लेकिन बड़े वाली 9 के पास आवेगा। ये बात समझ में?
तो 119 का वर्गमूल हो गया, ये 119 का वर्गमूल। अगर वर्गमूल निकालने नहीं आते दोबारा बताऊंगा, योद्धा मैच में पहुंच जाओ, प्ले लिस्ट में चल रहा कुछ ही दिन में, उसमें वर्गमूल सिखाने वाला, 1-2 क्लास के बाद मैं उसमें वर्गमूल ही सिखाने वाला आपको। आई बात समझ में? तो 119 का आंसर आ जाएगा, 119 का वर्गमूल है 119 का। जागतो वाले तरीके तक काटना छोड़ दो वर्गमूल। अगला क्वेश्चन बहुत आसान, x माइनस के 2 का होल स्क्वायर दे दिया, x माइनस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के 36 बराबर दे दिया आपको 0। तो इसका हल करना, ये माइनस में इधर प्लस में चला जाएगा, x माइनस के 2 का होल स्क्वायर बराबर 36, इसका वर्गमूल करेंगे, x माइनस 2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के 6। अगर प्लस के 6 ले तो x बराबर हो जाएगा 8, क्योंकि प्लस के 6 माइनस का 2 है, उधर जाकर 8 हो जाएगा। अगर माइनस के 6 ले तो x बराबर माइनस के 6 प्लस के 2, x बराबर आ जाएगा आपका माइनस के 4। तो ऑप्शंस में देख लो कौन सा आपका है, 8 और माइनस के 4। एक और बात दे दी, एक और बात दे दी, देखो इसमें आप कहोगे जी दोनों ऑप्शंस है, x बराबर 8 भी दे रखा है, x बराबर -4 भी, लेकिन आपसे दे दिया जो x n है ये दे दिया, इसका मतलब है x और ये बना दिया n, इसका मतलब है जो आपका x है नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो ये कट जाएगा, केवल आपका आंसर x बराबर 8 आ जाएगा। ये बात समझ में? अगर ये नेचुरल नंबर ना देता, यहाँ कह देता इंटीजर्स है, तो आपके दोनों आंसर होते। तो इस बात पर गौर फरमाया करे, x n दे दिया, इसका मतलब x n नेचुरल नंबर, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा, 8 आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, बेजा आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं दे रहा इसमें। क्या दे दिया, द्विघात समीकरण के 2 मूल दे दिया, x बराबर 1/x बराबर दे दिया 1/7। तो जब x बराबर 1/7 है तो 7 को इधर ले जाओ, 7x बराबर 1 हो गया, और 7x माइनस के 1 बराबर 0। एक तो आपका ये बनेगी, दूसरा दे दिया x बराबर x बराबर -1/8, यानी कि 8x प्लस के 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7x माइनस के 1 इंटू 8x प्लस के 1 बराबर 0। यह आपकी इसकी समीकरण बन जाएगी। इस तरह सोल्व करें इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह को सोल्व करें। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, पी क्यू आर एस में एंगल एस तो 90 डिग्री दे दिया, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, ये आपका एक चतुर्भुज बना दिया, कितना, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये चतुर्भुज दे दिया, और इसमें एक वर्त है, इसमें क्या है, एक वर्त है, इसके अंदर ये वर्त बन गया, जो पी क्यू को ए पॉइंट पे, बी सी और डी पॉइंट पर कट करे, और आपको दे दिया जो एंगल एस है वो है 90 डिग्री, एंगल एस है 90 डिग्री। और आपको जो दे दी भुजा कौन कौन सी दे दी, आपको दे दिया जो आर एस है वो तो है 25 सेंटीमीटर, जो आर एस है, आर एस कौन सा, आर एस आपकी 25 सेंटीमीटर, क्यों ए आपका 27, क्यों ए आपका 27 सेंटीमीटर, यहाँ आता है यहां तक, क्यों आर आपका 38, क्यों आर आपका 38 सेंटीमीटर। तो आर का मान ज्ञात कीजिए, आर यानी कि जो इसकी त्रिज्या है यू ओ मान लो, तो इसके अगर मैं लंबवत लाइन खींचूं तो ओ सी हो जाएगा, इसके लंबवत लाइन खींचूं तो ओ डी हो जाएगा। आई बात समझ में? अब लंब खींच लिया, यू भी लंबवत है, यू भी लंबवत, आर ये कहाँ मिलेगी, ओ बिंदु पे जो वृत्त का केंद्र है, और जो यह दूरी होगी हो जाएगी आर, आपको हो गया जी बिल्कुल। अब देखो एक वृत्त की हो जो इसकी स्पर्श जो है वो बराबर हो, इसका मतलब ए क्यों आपका बी क्यों के बराबर होगा। आई बात समझ में? अब एक बात समझो आप, आर क्यू कितना हो जाएगा, आर क्यू बराबर हो जाएगा आपका आर बी प्लस के बी क्यू, और बी क्यू को मैं क्या लिख सकूं, ए क्यू के बराबर, और ए क्यू किसके बराबर है, तो आर क्यू तो दे दिया 38, आर बी हमें निकालना, ये वैल्यू हमें निकालनी, और जो आपका बी क्यू है, बी क्यू क्यू ए के बराबर हो जाएगा, बी क्यू बराबर हो जाएगा
क्यू ए के बराबर, सीधा लिख लो यहाँ 27, बी क्यू हो गया 27, तो बी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू ए, बी क्यू बराबर हो जाएगा आपका क्यू ए, क्योंकि स्पर्श जो है, स्पर्श जो है वृत्त की स्पर्श जो है हमेशा बराबर रहेगी। आई बात समझ में, स्पर्श जो है, इसका मतलब आर बी कितना आ जाएगा, आपको हो गया आर बी आ जाएगा 11, आर बी आ गया 11, यानी कि ये आपका 11 आ गया। अब ओरली बताता हूँ, ऐसे बार बार नहीं निकालता, ये आपका 11 आ गया। जब ये आपका 11 आ जाएगा तो या आर बी बराबर हो जाएगी आर सी के, तो ये भी आपका 11 आ जाएगा। जब ये आपका 11 आ जाएगा, टोटल है 25, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सी एस आपका कितना हो जाएगा, 25 में से 11 घटा लो, आपका हो जाएगा 14। जब आपका ये 14 होगा तो एस डी भी तो आपका 14 हो जाएगा। ये देखो 14 हो गया, लेकिन जो आपका सी ओ है वो लंबवत है, इसका मतलब यू 90 डिग्री, और जो ओ डी है वो भी लंबवत है, वो भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसके अंदर ये चतुर्भुज बन गया, इसके कोण सारे बराबर रहेंगे, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री। अब ये क्या हो गया, एक स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया। जब सारे कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर हो जाएगी, या भुजा इसके बराबर या भुजा इसके बराबर, तो आर कितना हो गया, आर आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त की त्रिज्या आर होगी वो आपकी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई बात समझ में, 14 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या आपकी हो जाएगी। अब आपका सेशन समाप्त हो गया। तो आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइए, और जितना हो सके शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।